ऐसे कैसे फोबिया मैंने करवा दिया है, बिल्कुल मैम आपने फोबिया नहीं करवाया, फोबिया तो करवाया था, जिसको पानी से डर हो, जिसको ओल्ड एज से डर हो, ये तो करवा दिया था। हुँ, ये तो सब वो वाला है ना, रूट वर्ड है। क्री क्री मैंने आपको एक वर्ड करवाया था फिड, पहला वर्ड यही था, फिड। फिड का मतलब भी होता है किसी पे ट्रस्ट करना, भरोसा, ट्रस्ट, भरोसा, ठीक है? उसी तरह क्री वर्ड का भी वर्ड होता है, क्री। क्री का भी मतलब होता है भरोसा, बिलीफ, भरोसा करना, ट्रस्ट करना, इसका भी वही मतलब होता है। बिलीफ का स्पेलिंग BLIEVE, ये मत लिखना है, बिलाइव। तो पता नहीं क्या ये सब कहाँ पे रहते हैं भाई? जिसको ये 26 नहीं हुआ है, हो गया, जो सो रहे थे, करवा दिया मैंने, हो गया। क्री का मतलब भी है भरोसा। आपको बैंक भी क्रेडिट कार्ड देता है ना, क्रेडिट कार्ड मिलता है, क्री वर्ड है। बैंक भी आपको क्रेडिट कार्ड तभी देता है ना, जब बैंक को भरोसा हो जाता है कि मतलब आपके सारे सब चीज़ ठीक-ठाक है। कुछ समझ गई, नंबरिंग का प्रॉब्लम है। छोड़ो उसको, नंबरिंग का प्रॉब्लम है। 26 के बाद ना अच्छा उसीलिए वो बोल रहे हैं 27 है, 28 आ गया, कोई बात नहीं, सब ठीक है। नंबरिंग का प्रॉब्लम है। हाँ, बैंक भी आपको क्रेडिट कार्ड तभी देता है ना, जब बैंक को भरोसा हो जाए, क्रेडिट पॉइंट्स मिलता है आपको, क्रेडिट ये भरोसा हो जाए कि हाँ, लोन वगैरह चुका दोगे, पैसे लोगे तो दे दोगे, तभी क्रेडिट कार्ड मिलता है। ऐसे नहीं आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। ओके, तो क्री का मतलब ही होता है बिलीफ, भरोसा, ठीक है? और चलो स्टार्ट करते हैं। एक होता है क्रीड। क्रीड किसको बोलते हैं? व्हाट इज क्रीड? क्रीड बिलीफ से रिलेटेड। अरे चाहे बिलीव हो या बिलीफ हो, बात तो बराबर ही है। बिलीफ नाउन है और बिलीव वर्ब है, मतलब तो सेम है, मतलब तो सेम है। क्रीड, क्रीड इज अ सेट ऑफ बिलीफ्स, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू अ रिलीजियस ग्रुप। जैसे कोई एक खास मतलब एक खास धर्म के लोग होते हैं जो एक बिलीफ को मानते हैं। जैसे हिंदू का बिलीफ अलग होता है, वो अलग अलग चीज में विश्वास करते हैं, मुस्लिम्स अलग है, क्रिश्चियंस अलग है, ठीक है? सबका सिक्स का अलग अलग है। तो क्री में क्री वर्ड है। क्रीड इज अ सेट ऑफ बिलीफ जो किसी खास रिलीजियस ग्रुप मानते हैं। क्रीडो, क्रीडो का मतलब भी होता है एक स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ। यहाँ पे क्री वर्ड है, क्रीडो दिया गया है मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जो ऑथेंटिक है, प्रमाणित है, सब लोग उसको मानेंगे, ठीक है? अब आ जाओ क्रेडेंशियल। कभी कभी बोला जाता है ना, अपने क्रेडेंशियल्स बताइए। अपने क्रेडेंशियल्स क्या होता है? क्रेडेंशियल्स बताइए। क्रेडेंशियल्स, अपने क्रेडेंशियल्स मतलब अपने सीक्रेट्स बताइए। अच्छा, हाँ, क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है ना सॉर्ट ऑफ हाँ, अपना डॉक्यूमेंट, मतलब ऐसा चीज जो एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स द, मतलब कुछ ऐसे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कुछ भी ऐसा प्रोवाइड करिए ना जिस पे भरोसा किया जा सके, मतलब जिसके आधार पे हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाए, हम लोग आप पे भरोसा करें। अपने क्रेडेंशियल्स, प्रूफ्स, क्रेडेंशियल्स, आधार कार्ड वगैरह दिखा देते हैं, डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट जिसको भरोसा किया जाए। अक्रेडिट, जैसे अक्रेडिटेड है, जैसे बोलते हैं ना कुछ यूनिवर्सिटी यूजीसी से अक्रेडिटेड है। अक्रेडिटेड मतलब मान्यता प्राप्त, यहाँ लिखी है। ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड है मतलब सब उस पे भरोसा कर सकते हैं। अप्रूव्ड है, सर्टिफाइड है, ठीक है? आप धोखा नहीं है, आप उस पे भरोसा कर सकते हैं। अफिलिएटेड है, यूजीसी से अक्रेडिटेड है, अफिलिएटेड है, मान्यता प्राप्त, मतलब सब उस पे भरोसा कर सकते हैं। ये सब तो चलो वन वर्ड में आएगा। अब यहाँ से बहुत खूबसूरत वर्ड आएगा, यहाँ से बहुत डिसक्रेडिट करना मतलब किसी को डिसअप्रूव करना। क्रेडिटेड मतलब मान्यता प्राप्त, ठीक है, जिस पे भरोसा कर सकते हो। डिसक्रेडिट मतलब उसको तो हटा ही दिया, निकाल दिया, डिसअप्रूव कर दिया। नोट कर रहे हैं, बैठ बैठ के सब नोट कर रहे हैं। बस आप याद रखो ना, क्रीड वर्ड जहाँ भी आए भरोसा से रिलेटेड है। क्रीड किसी खास ग्रुप के सेट ऑफ बिलीफ्स को बोलते हैं। द क्रीड ऑफ अ पर्टिकुलर क्रीडो, ऐसा स्टेटमेंट जिस पे भरोसा कर सकते हैं। क्रेडेंशियल्स दीजिए, अपने आधार कार्ड वगैरह से पता चल जाता है आपके बारे में कि आप ऑथेंटिक इंडिया के सिटीजन हो। अक्रेडिट करना मतलब मान्यता प्राप्त, किसी को अप्रूव देना, यूजीसी से अप्रूवल मिला है। और डिसक्रेडिट का मतलब है अप्रूवल नहीं मिला, डिसअप्रूव, ठीक है? हाँ, अब बहुत ये वाला ना, ये क्रेडुलस, इनक्रेडुलस, गूगल से बुक से जितना भी पढ़ोगे कंफ्यूज ही रहोगे कि आखिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये देखो, एक वर्ड है क्रेडुलस और दूसरा वर्ड है इनक्रेडुलस। एक वर्ड है क्रेडिबल और दूसरा वर्ड है इनक्रेडिबल। देखिए क्रेडुलस, हाँ, तो सारे वर्ड्स में दिख रहा है ना, तेरी, तेरी मतलब भरोसा, और इन आ गया तो नो भरोसा। इन का मतलब रूट वर्ड में होता है नो, नो भरोसा। और क्रेडिबल, अब आप बोलोगे क्रेडुलस लोग वो होते हैं ना जो आसानी से किसी की बातों में आ जाते हैं, वो इजीली बिलीव्स। क्रेडुलस लोग वो होते हैं जो तुरंत दूसरे पे भरोसा कर लेते हैं, दूसरों की बातों पे भरोसा कर सकते हैं। और क्रेडिबल का मतलब भैया ना इजीली बिलीव, जिस पे हम आसानी से बिलीव कर सकते हैं। इजीली बिलीव, तो आप बोलोगे कि ये भी तो आसानी से बिलीव कर ले रहा है और ये भी तो आसानी से बिलीव कर रहा है, इजीली बिलीव कर रहा है, लेकिन ये बिलीव कर रहा है आसानी से, लेकिन फैक्ट्स के बेस पे, मतलब इसको सबूत देख के वो आसानी से बेस्ड ऑन फैक्ट्स ये बिलीव कर रहा है। और ये ना, ये इजीली बिलीव होगा मतलब बिना फैक्ट्स के, विदाउट फैक्ट्स, किसी की बात पे भरोसा करके, बिना सच जाने किसी की बात पे भरोसा करके। क्रेडुलस लोग ये होते हैं ना, ये बहुत सीधे साधे होते हैं, वो वाइन होते हैं, इनको आसानी से कोई भी बेवकूफ बना के चल देता है। गलीबल लोग होते हैं, जिसको आसानी से, वन हु इजीली बिलीव्स एंड गेट्स चीटेड, इसको आसानी से कोई भी धोखा दे सकता है। किसी की बात पे आसानी से भरोसा कर लेना और धोखा मिल जाना, बहुत सीधे साधे इनोसेंट लोग होते हैं, किसी की बात पे आ जाते हैं। लेकिन ये भी आपकी बात पे भरोसा करता है, ये कर लेता है, इजीली बिलीव कर लेता है, लेकिन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स, इसको सबूत चाहिए और ये भरोसा कर लेगा। इनक्रेडुलस लोग तो वो होते हैं जो आसानी से बातों पे बिलीव नहीं करते हैं। ये भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, हु डजंट बिलीव। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जितना भी बोलते रहो मानते नहीं है, हु डजंट बिलीव इजीली, ठीक है? और एक होता है इनक्रेडिबल, ठीक है? इनक्रेडुलस मतलब जो बिलीव नहीं करते, अनबिलीवेबल लोग। और इनक्रेडिबल का मतलब ये है ना, जो जिसको विश्वास नहीं होता है, एकदम अनबिलीवेबल है। तो आप बोलोगे यहाँ भी तो बिलीव नहीं किया जा रहा है और यहाँ भी बहुत आसानी से भरोसा नहीं किया जा रहा है, यहाँ भी नहीं किया जा रहा है, बट दोनों में डिफरेंस है। इनक्रेडिबल का मतलब ना अद्भुत होता है, अद्भुत होता है मतलब इनक्रेडिबल पॉजिटिव वर्ड है।
मतलब कोई चीज़ ना बहुत चमत्कारी हुआ है और जो अनबिलीवेबल है, इनक्रेडिबल इंडिया। ये इनक्रेडिबल इंडिया मतलब कोई बहुत ज़बरदस्त चमत्कारी चीज़ हुआ है जिसपे आपको भरोसा ही नहीं हो रहा है। इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। और ये तो किसी पे ये नेगेटिव हुआ। इनक्रेडिबल लोग ना किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करते। और ये भी अविश्वसनीय है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा हुआ है, समथिंग व्हिच इज़ वेरी ग्रेट। समथिंग ग्रेट हैज़ हैपेंड एंड इट्स नॉट ईज़ी टू बिलीव। मैन चाँद तक पहुँच गया, मैन यहाँ कर रहा है, मैन वो मतलब कुछ चीज़ें आविष्कार हो रहा है और अनबिलीवेबल। तो ध्यान रखना लिख लीजिए ये सब। इनक्रेडिबल इंडिया हाँ। ये क्रेडिबल लोग बेवकूफ होते हैं, किसी की बात पे भरोसा करके बेवकूफ बन जाते हैं। ये भी बिलीवेबल है, ये तुरंत बिलीव कर लेते हैं और क्रेडिबल भी बिलीवेबल है। लेकिन ये सबूत के बेसिस पे भरोसा करते हैं और ये तो बिना सबूत के भरोसा करते हैं। और इनक्रेडिबल ये तो भरोसा ही नहीं करते हैं और ये भी भरोसा होने वाला लायक नहीं है, लेकिन कुछ चमत्कारी अद्भुत चीज़ हुआ है। जैसे कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में जो आपका अनबिलीवेबल होता है, अरे ये स्टेनो में ना स्टेनो सी और डी में सेलेक्ट हो गया, ये अनबिलीवेबल नहीं है, ये सब हो रहा है। आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। स्टेनो में सेलेक्ट हो गया तो अभूतपूर्व हो गया, इतना भी कुछ नहीं हो गया है। स्टेनो में सेलेक्टेड हो गया अनबिलीवेबल। ठीक है, कभी खुशी में फील होने अरे अनबिलीवेबल इतना खराब एग्जाम दिया था मैंने, नहीं पता नहीं कैसे हो गया मेरे एग्जाम अनबिलीवेबल। सब एडजेक्टिव है, मीनिंग अलग है। तो हो सकता है कभी-कभी एग्जाम्स बहुत अच्छा नहीं जाता है। कभी-कभी एग्जाम्स में ना आपको लगा कि अच्छा नहीं गया है, नहीं होगा, आराम से बैठे हुए हो जाता है, तो हो जाता है अनबिलीवेबल। हो जाता है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। आपने सोचा नहीं था और आपका नाम लिस्ट में देख लिया, तो दैट इज़ अनबिलीवेबल। लाइक माय 12th बोर्ड्स, देखो इनको 12th बोर्ड में पास हो रहे हैं। अरे ये तो अभिनय सर वापस आ गए, अभिनय सर वापस आ गए, अब हमारा तो सिलेक्शन पक्का हो गया है। अब तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो गया है, सर आ गए, अभिनय सर आ गए। चले गए तो मेरा सिलेक्शन अब नहीं होगा, आ गए तो मेरा सिलेक्शन होगा। मतलब सारा चीज़ ना मेरे टीचर पे ही है मेरा सिलेक्शन। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब आ जाओ फिल। फिल वर्ड मैंने फोबिया बताया था ना, फोबिया। फोबिया का मतलब डर होता है, डर। ठीक है? और फिलिक या फिल का मतलब है या फिल एक वर्ड है, इसका मतलब होता है लाइकिंग, पसंद करना। जैसे हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया हाइड्रो मतलब पानी से डर और हाइड्रोफिलिक जिसको पानी से बहुत प्यार। तो फिलिक का मतलब होता है लव। ये तो बहुत बार आता है, ये मिसएंथ्रोप ना और फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट या फिलैंथ्रोप है या मिस एंथ्रोप। एंथ्रो का मतलब क्या है? एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, मैनकाइंड। तो एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग्स, मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग्स। और फीलिंग का मतलब है पसंद है, पसंद करना, जो ह्यूमन बीइंग्स को पसंद करते हैं। लवर ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग पसंद है। और मिस मतलब हेट, हेट करता है, मैनकाइंड से हेट करता है, वन हू लव्स पीपल। ये हेटर ऑफ मैनकाइंड है। और ये तो फिल है ना, फिल देखो, फिल फिल का मतलब है पसंद करना। यहाँ भी फिल का मतलब है पसंद करना, यहाँ भी फिल का मतलब है पसंद करना, किसी को बहुत ज्यादा पसंद करना। और फिलैंथ्रोपिस्ट लोग लवर ऑफ ह्यूमंस, मैनकाइंड, मानव जाति, लोगों से प्यार है। पवन सर ने क्या रीजन बताया था अनअकैडमी छोड़ने का? ये बोला था कि मैम ये सब बच्चों से बता दीजिएगा। सबके सबके बीच की बातें अलग अलग होती है, मैं क्यों शेयर करूंगी? मैं जब छोड़ूंगी मैं क्यों शेयर करूँ? कोई भी चीज को क्यों शेयर करना? सबका अपना अपना होता है रीजन। फिलैंथ्रोपिस्ट। बिब्लो, बिब्लो का मतलब होता है ना, बिब्लो, बिब्लो का मतलब भी होता है बुक्स, बुक से रिलेटेड बुक्स। आपने देखा होगा बुक्स के लास्ट में मतलब कहीं पे बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी होता है कि कौन से राइटर ने कौन से ईयर में कौन सा बुक्स लिखा है, सब बिब्लियोग्राफी होता है ना। 1961 में इसकी ये बुक आई, फिर 1963 में ये आया, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन कौन से कैसे कैसे बुक्स वगैरह लिखा है। तो बिब्लो इज रिलेटेड टू बुक्स, जिसको बुक से बहुत प्यार है। अब बुक्स का मतलब क्लोजेस्ट वाला बुक्स ही नहीं है, क्लोजेस्ट का बुक ही नहीं है, कोई भी हो सकता है, स्टोरी बुक्स पढ़ना उसको बहुत पसंद है, उसको बुक्स बहुत पसंद है। लवर ऑफ ह्यूमंस, मैनकाइंड है। और फिलोलॉजी, ठीक है, फिलोलॉजी का मतलब होता है ना जिसको शब्दों से प्यार है, जो अपनी बातों में ना बहुत अच्छे अच्छे शब्द का यूज करते हैं। हम लोग तो बातचीत में कॉमन कॉमन वर्ड यूज कर देते हैं, देयर आर मेनी पीपल, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जिसको शब्दों से बहुत प्यार है। तो ये डिक्शनरी से थोड़ी होता है, डिक्शनरी वाला तो लेक्सिकोग्राफर होता है, लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन मतलब वर्ड्स और लेक्सिकोग्राफी कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। हाँ, अब फिलो डेम, डेम का मतलब क्या होता है? पीपल। और फिलो मतलब पसंद, जिसको भीड़ भाड़ पसंद हो। जैसे फोबिया में हमने किया था ना, जिसको डेमोफोबिया, डेमोफोबिया नहीं था ना? हाँ, क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लेप्टोडेमो, डेमो नहीं था, पर ठीक है, जिसको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। ठीक है, जिसको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। और ये डेमो, ये पीपल, जिसको भीड़ भाड़ लोग बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैंने एक्स्ट्रा में लिखवाया था। हाँ, डेम का मतलब है लोग और फोबिया मतलब डर, जिसको भीड़ भाड़ लोगों से डर लगता है, भीड़ भाड़ में उसको पसंद नहीं है। ठीक है, साइड में लिखवाया था। और ये तो उसको पसंद है, भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ इसको पसंद है, डेमोफिलिक लोग होते हैं। और फिलोसोफिया, इसको याद कर लो, फिलोसफी। फिलोसफी में क्या पढ़ते हैं? जैसे फिलोसफी में बहुत सारे प्रिंसिपल्स, आइडियाज पढ़ते हैं। तो फिलोसोफिया का मतलब है अ लव फॉर विजडम। बहुत लोग उसी लोग को पसंद करते हैं ना, जो लोग बहुत वाइज होते हैं, समझदार होते हैं। तो फिलोसोफिया इज अ लव फॉर विजडम। सोफिया इज लव, लव फॉर विजडम। हाइड्रोफिलिक, पानी से प्यार हो, जिसको पानी अच्छा लगता है। और एक होता है फिलिप, हमारे यहाँ तो फिलिप्स का बल्ब आता है। फिलिप लोग वो होते हैं ना जिसको हॉर्स से प्यार हो, घोड़े से प्यार। फिलिप, वो तो फिलिप्स है, फिलिप्स है। फिलिप मतलब जिसको घोड़े से प्यार हो। जू, जू का मतलब एनिमल्स, जिसको जानवरों से प्यार हो। एक तो जू फोबिया किया था, जू फोबिया जिसको एनिमल से डर हो, ये प्यार। और फिलिप का इसको याद ही रखना पड़ेगा। फिलिप इज अ लवर ऑफ हॉर्सेस, फिलिप्स को हॉर्सेस बहुत पसंद है। अफिनिटी का मतलब भी पसंद है।
हाइड्रोफिलिक पानी से प्यार, जिसको विजडम, इज अ लवर ऑफ विजडम, जल परी। हमारे बैच में हमारे बैच में हाइड्रोफिलिक है, जल परी। फिलीपींस एक ऐसा कंट्री है ना जिस जहाँ पे उसको घोड़े से प्यार है, दे लव हॉर्सेस। एक xenोफोबिया किया था ना ने, फॉरेन थिंग्स, जिसको फॉरेन थिंग्स से नफरत है, मतलब डर है, और ये फॉरेन थिंग्स से प्यार है। फॉरेन थिंग्स का मतलब क्या है? फॉरेन थिंग्स का मतलब है नई नई स्टाइल अपनाना, नए नए लोगों से मिलना, नई नई चीजें करना, वही है xenोफिलिक। किसी को हमेशा कुछ कुछ नई नई चीजें करने का मन होता है। फॉरेन थिंग्स का मतलब होता है समथिंग न्यू, और जो नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना वो xenोफोबिक होते हैं। ऑर्निथो का मतलब होता है, ऑर्निथोलॉजी इज रिलेटेड टू बर्ड्स। एनिमल से प्यार है तो वो तो ज़ूफिलिक है, ऑर्निथोलॉजी बर्ड से रिलेटेड है, जिसको बर्ड लवर होते हैं। और फिलैंडरर है ना, वो फ्लर्ट को बोलते हैं। फ्लर्ट लवर, सीरियस, इज नॉट हैविंग सीरियस इंटेंशन ऑफ लविंग, इसको फ्लर्ट बोलते हैं। लवर ऑफ वुमेन वुमेन, बट लवर ऑफ वुमेन में भी ये नकली लव, फीकल लवर है, स्विच ओवर करते जाता है। क्या है दिल पे एक आशिक, हाँ वही है, ये फ्लर्ट है, फिलैंडर। फिकल मतलब नॉट वेरी स्टेबल, कांस्टेंट नहीं, उसको फिलैंडर बोलते हैं। कपिल शर्मा इज नॉट अ फिलैंडर, वो तो अपना कॉमेडी के लिए करता है, ही इज नॉट अ जेन्युइन फिलैंडर, वो अपने शो में कॉमेडी के लिए करता है, ही इज नॉट अ कॉमेडियन, इज नॉट अ फिलैंडर है ना। फिलैंडर आजकल बोलते हैं ना, ये तो फ्लर्ट है, ये तो फ्लर्ट है, सीरियस लव मेकिंग नहीं करते, किसी के प्रति सीरियस नहीं है, फ्लर्ट है। किसी को भी कुछ भी बना दे, शक्ति कपूर को बना दिया, ऐसे कि शक्ति कपूर को कितना क्लोजली जानते हो आप लोग कि वो फ्लर्ट है। अरे वो रोल जो रोल निभा रहा है उसके बेसिस पे किसी को जज नहीं करना है ना। अब आ गया आपका एमी। एमी का मतलब भी होता है ना, जैसे फिलिंग का मतलब लव हो गया, एमी, एमी हो या एमो हो, एमो तो फ्रेंडली। एमो का मतलब होता है बहुत फ्रेंडली, मिलनसार, लवेबल। एक एमो का मतलब है बहुत फ्रेंडली है, मिलनसार है, शांतिपूर्वक है, बहुत पीसफुल है, बहुत पीसफुल है। तो मैंने ये सब करवा दिया है ना, एमी, एमी वर्ड आ गया। एमी केवल का मतलब होता है बहुत पोलाइट, बहुत फ्रेंडली, मिलनसार। किसी का ये तो कई बार मैं आपको ग्री वर्ड में भी बताया था। ग्रीगेरियस, ग्री का मतलब है जो ग्रुप में रहता है, ग्रीगेरियस। कुछ लोग एनिमल्स भी ग्रीगेरियस होते हैं, जो झुंड में रहते हैं, जैसे शीप, डियर, ये सब झुंड में रहते हैं, एलिफेंट्स वगैरह। तो एमी है, यहाँ भी एमी है। एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी बहुत फ्रेंडली है। एमिटी का मतलब भी होता है बहुत फ्रेंडली, तालमेल में रखना, पोलाइट, फ्रेंडली, पीसफुल। हारमोनी में रहना, हारमोनी में याद करो, हारमोनियम, हारमोनियम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, हारमोनियम बजाते हैं, जैसे ऐसा बना होता है एकदम सुर ताल, ऐसे 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 दबाते हैं, बनाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ बजाते रहते हैं हारमोनियम में। तो बहुत सुर ताल का म्यूजिक निकलता है। हारमोनियस रिलेशनशिप मतलब किसी का बहुत पीसफुल और बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है, ठीक है, बहुत हारमोनियस। अगर अगर दोनों के बीच में हारमोनियस रिलेशनशिप है, अगर किसी चीज को बहुत हारमोनियसली कर लिया आपने, मतलब बहुत पीसफुल, शांतिपूर्वक कर लिया, और दोनों के बीच में हारमोनियस रिलेशनशिप है, तो वेरी फ्रेंडली और पीसफुल। देखो पूरा आई एम वेरी अमोरस, उसी ने तो अभी तक अमोरस वाला हटा, अभी तक बैठे हुए हैं अकेडमी पे कोचिंग करते हुए, जिस दिन से आई एम वेरी अमोरस। कुछ भी बोलने के बाद थोड़ा ध्यान से कहाँ पे क्या चीज बोल रहे हो ना, किसके सामने बोल रहे हो, थोड़ा ध्यान से सोच समझ के बोलना है। एमोरस, एमोरस इज रिलेटेड टू लव, और लव इज रोमांटिक लव। ये मदर फादर डॉगी वाला लव नहीं है, ये रोमांटिक लव है, 14 फरवरी वाला है, ठीक है। एमोरस इज आल्सो रिलेटेड टू लव। एरनी केवल तो बहुत पीसफुल, शांति प्रिय, कॉर्डियल, अच्छा रिलेशनशिप है ना। नेक्स्ट और अनिमर्ड, अनिमर्ड में भी एमओ है ना, जो आप किसी से अनिमर्ड हो जा रहे हो। आई वाज अनिमर्ड बाय हिज करिश्मेटिक पर्सनालिटी। अनिमर्ड मतलब किसी के प्रति बहुत लव, फैसिनेशन, अट्रैक्टेड। तो ये अट्रैक्शन ना वो अंकुश वाला नहीं है, ठीक है, अंकुश वाला अट्रैक्शन नहीं है, अमोरस वाला नहीं है, किसी की पर्सनालिटी से आप उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो। अनिमर्ड मतलब बहुत ज्यादा चमत्कारी पर्सनालिटी भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों सेंस में जा सकता है, फैसिनेटेड भी हो सकता है। विवेकानंद, विवेकानंद की पर्सनालिटी से फैसिनेशन, फैसिनेटेड हो रहे हो तो किसी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, आप किसी के तौर तरीके, किसी के बिहेवियर से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हो, कुछ अच्छी क्वालिटी से भी अट्रैक्ट होते हो। हाँ ये तो देखा ना कल। हो गया, अब एमओ का मतलब भी होता है अट्रैक्टेड हो जाना, एमोरस। अनिमर्ड रखना, आई वाज अनिमर्ड बाय हिज करिश्मेटिक पर्सनालिटी। अनिमर्ड का मतलब है बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव और फैसिनेशन। इतने देर से वो स्लाइड रखा था, टाइम दीजिए, अब इतना टाइम तो मिल रहा है, यहीं पे बैठे नोट्स बनाएंगे सब, क्योंकि आपको पीडीएफ मिल चुका है। ये सब में थोड़ा थोड़ा सा है ना, इसका नोट्स क्या बनाना, ये तो एक पीडीएफ से ही कर लो। हाँ, आप उस दिन मैं ऑल्टर ऑल्टर वाला पढ़ा रही थी, ऑल्टर। कल परसों का ही मैं टेस्ट लिया था ना, उसमें ऑल्टर करवा रही थी, ऑल्टरनेशन, ऑल्टरेशन वो सब वाला। कपड़े वगैरह के खरीदते हो, कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऑल्टर करवाते हो। एक ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, बदलाव, ठीक है। हाँ ये बात तो अच्छा है, अपना नोट्स पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है। ये ऑल्टर का मतलब है चेंज, और एक ऑल्टर का मतलब अदर भी होता है, अदर मतलब अन्य, अन्य। ऑल्टर करवा रहे हो, अदर भी होता है, ठीक है, एक अदर के सेंस में जाता है। एक तो चेंज होता है, ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन उसी दिन मैंने आपको बताया, कपड़े वगैरह खरीद के साइज प्रॉब्लम प्रॉब्लम आता है तो साइज वगैरह थोड़ा चेंज करवाते हो। ऑल्टरेशन करना मतलब चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना, जिसको उस दिन मैंने लिखवाया था। बायोलॉजी में एक टर्म आता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कोई भी चीज का धीरे धीरे चेंज होना। चिंता करने की लिए जरूरत नहीं है, डोर में डोर खोलने वाले लोग हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप अपना ऑल्टर ऑल्टर पे ध्यान दो, खोलने वाले लोग हैं।
जैसे द मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी, द मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू इंडस्ट्रियल। हमारा जो इंडियन इकोनॉमी या इंडियन सोसाइटी है कृषि से उद्योग की तरफ बढ़ा, तो कृषि से धीरे धीरे बदलते बदलते इंडस्ट्रियल हो गया, तो इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसे पहले क्या होता है, लार्वा लार्वा हुआ, फिर टैडपोल, धीरे धीरे होता है ना, टैडपोल बदल जाता है फ्रॉग में, धीरे धीरे किसी चीज में चेंजेस हो रहा है, उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, चेंज, ग्रेजुअल बदलाव। ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंजेस करना। और उस दिन बताया था ना ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेशन का मतलब है एक एक दिन छोड़कर, वन आफ्टर अदर, एक एक दिन छोड़कर, जैसे आपके समुद्र मंथन की क्लास ऑल्टरनेशन में होता है, ऑल्टरनेशन वर्ड को बताया था, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट डेज मतलब एक एक दिन छोड़कर, ऑल्टरनेट। ठीक है, अब आ जाओ ऑल्टर ईगो, ये क्या है? ऑल्टर ईगो का मतलब होता है ना, ईगो मतलब तो वो घमंड वाला मत सोच लेना, हर किसी की पर्सनालिटी का ना एक दूसरा पहलू होता है, उसी को बोलते हैं एवरीवन हैज अदर साइड। हर किसी की पर्सनालिटी का एक अदर साइड होता है जो दूसरे नहीं देख पाते हैं, जो आप ही समझ पाते हो। ओके, तो आपका उसी को बोलते हैं ऑल्टर ईगो, द अदर साइड ऑफ अ पर्सन्स पर्सनालिटी व्हिच इज नॉट सीन बाय अदर्स, जो वो किसी पर्सन का एक दूसरा पहलू जो सामने वाला नहीं देख पाता है उसी को पता है, तो अदर साइड ऑफ अ पर्सन पर्सनालिटी इज ऑल्टर ईगो। अच्छा, पीडीएफ में 27 में क्रेजी है, दूसरा पीडीएफ उठा लिया क्या? तो 27 में क्रेजी है, देख लूंगी मैं, देख लूंगी कशिश, देख लूंगी। अच्छा, इसमें नहीं है, दूसरा जगह पर पीडीएफ में 27 में क्रेजी है, देख लूंगी मैं, उसको करवा दूंगी, आगे पीछे हो गया होगा थोड़ा, क्रेजी करना जरूरी है, क्रेजी कर लेंगे हम, पीडीएफ में है ना। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है अदर, आपके ऑल्टरनेटिव का मतलब है विकल्प, आपके पास एक अदर चॉइस है, अनदर चॉइस, अनदर ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव्स दिया जाता है। एलोनिम, एक आप पढ़ते हो सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग, एंटोनिम का मतलब होता है अनदर मीनिंग, मतलब ऑपोजिट मीनिंग, होमोनिम का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड्स जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग अलग। ठीक है, एलोनिम का मतलब क्या है? एलो, एलो, एलो वर्ड है ना, एलो का मतलब होता है अदर, एलो यहाँ पे है ना, एलो या ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब, एली का मतलब, एलो का मतलब होता है अदर, अदर एक तो चेंज भी होता है, तो एलोनिम का मतलब है ना अ वर्क दैट इज पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ अ पर्सन अदर देन द ऑथर। कभी-कभी क्या होता है ना कि कोई ऑथर किसी बुक को पब्लिश किया और उसमें अपना नाम ना देके किसी अदर का नाम दे दिया, किसी दूसरे नाम से बुक पब्लिश हो गया, ऑथर के नाम से नहीं हुआ, सेकंड नेम से कोई पब्लिश हो गया, उपनाम, जिसको उपनाम बोल देते हैं। और एलिएनेट करना, एलिएनेट करना मतलब किसी को अलग करना, टू ट्रांसफर टू अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर को एलिएनेट करते हैं, तो उसको अलग कर देना, उसको अदर कर देना, अदर। स्यूडोनिम इज फॉल्स नेम, किसी को एलिएनेट कर दिया मतलब उसको अदर, दूसरे साइड कर दिया। रेसी वर्ड 27 में है ना, देखना हो। सेपरेटर स्पेलिंग से था तो रॉन्ग मत लिखिएगा, बार बार एग्जाम्स में आता है, ई नहीं होता है, यहाँ पे ए और यहाँ भी है, दोनों जगह एक, यहाँ पे सेपरेट, एग्जाम का फेवरेट। आज आफ्टरनून में टेस्ट है आपका, याद है ना? आज आपका 3:30 बजे वाले बैच में टेस्ट है। हाँ, कौन कौन से चैप्टर का टेस्ट है? पढ़ लिया होगा, सब्जेक्ट वर्ब का टेस्ट है, वर्ब का टेस्ट है, मिला हुआ है, टेंस का टेस्ट है और कंजंक्शन का है, 4 चैप्टर का टेस्ट। आ जाना 3:30 बजे से 55 क्वेश्चन होंगे, 3:30 बजे। हाँ, जो मैंने 3:30 बजे के बैच में अभी तक जितना टॉपिक पढ़ाया है उसी का टेस्ट, कंजंक्शन टेस्ट, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, टेंस। पता नहीं कितना, मेरे को नहीं पता है कि फ्रेजल वर्ब में सबसे ज्यादा दुर्दर्द है आप लोग का, कितना ज्यादा नोट्स बना रहे हो ना, ये तो भगवान ही जाने। आपको आपको किसी बुक में ना, मार्केट का कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है जहां फ्रेजल वर्ब एक पढ़ाया गया है, एक फ्रेजल वर्ब और उसमें बेस 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, फिर एक फ्रेजल वर्ब उसमें बेस 30 क्वेश्चंस। नहीं है मार्केट में, कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पे तो बात ही छोड़ो, तो ये सब इतनी अच्छी-अच्छी चीजें हैं, ये सब कर लेना है। 30 क्वेश्चन देने के पीछे बस एक ही इंटेंशन है ना कि उस 30 क्वेश्चन को बनाते-बनाते, बार-बार रिपीट करते-करते, बनाते-बनाते ना आपको क्लास में ही 30-40% याद हो जाएगा। बहुत सारे नए भी हैं, इसीलिए मैंने बोला कि अनअकैडमी वाला मत देखना, अब नया वाला देखना, उसको स्टार्ट भी किया है मैंने, उसमें ऐड भी किया है, तो आप खुद ही फील करोगे 30-40% बनाते-बनाते ना हमारा मैक्सिमम फ्रेजल वर्ब याद हो जा रहा है बार-बार। इसीलिए 30 क्वेश्चन डाला है, इसीलिए 30 क्वेश्चन डाला हुआ है कि बार-बार आप रिपीट करो, नहीं तो बस हल्ला करते रहते हो। और आप स्टूडेंट्स इतने सेंसिबल हो ना, आपको पता है कि फ्रेजल वर्ब को याद करने का कोई ट्रिक नहीं है। मेरे पास होता तो मैं इसको सबसे पहले आप ही लोगों को देती हूँ, कोई ट्रिक नहीं। ये डाउन है, अप है, इतनी जगह अप डाउन से करके ना फुल पत्ती बना के कुछ नहीं होता, रिवीजन नहीं करना है। एलियनेट हो गया, ये हो गया। हाँ, चलो इतना याद रखो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं समझो। हाँ, रिकॉर्डेड भी देखते हो ना, नॉट टेलिंग कि लाइव ही आओ, बट देख लो और उसका नोट्स बना लो। मैं आपको एक दिन तक का नोट्स चेक करूंगी फ्रेजल वर्ब का। मेरे पास ना फ्रेजल वर्ब का कोड नोट्स नहीं है, ठीक है, मेरे को भेजना, ठीक है, मेरे को बना के भेजना फ्रेजल वर्ब का नोट्स। क्या किया था हमने? ये किया था ना, पर यूज, ये तो कर लिया था। पर यूज करना मतलब यूज करने के पहले ध्यान दो, अच्छे से वेट टू स्क्रूटनी करो, लुक थ्रू करो, लुक ओवर करो, ध्यान दो, ये तो हो गया। नहीं नहीं, पूरा बना के भेजना, क्या टॉपिक वाइज एरर कम मिलेगा, पता नहीं कौन एरर की बात कर रहा है। ये भी कर लिया था। हाँ, ये देखो, पर यूज का मतलब है किसी चीज को ध्यान देना, एग्जामिन करना, ठीक है, और ये तो किसी चीज को ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना, ये हो गया था। नहीं नहीं, शायद ना सुबह मैंने दूसरा वाला स्लाइड ले लिया था, ठीक है, और भी है, मैंने दूसरा वाला लग रहा है ले लिया है। अब आ जाओ इग्नोर करने का, इग्नोर बाई वंस, इग्नोर करने का इडियम्स याद रखते हैं। टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब अंधा बन जाना, इग्नोर करना, जैसे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र युधिष्ठिर की गलतियों के प्रति वो तो रियल में ब्लाइंड थे। कभी कभी पेरेंट्स ना अपनी बच्चों की गलतियों के लिए ब्लाइंड हो जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बच्चों बिगड़ जाता है। धृतराष्ट्र वॉज रियल ब्लाइंड, रियल भी ब्लाइंड थे, और कुछ कुछ तो धृतराष्ट्र ने इग्नोर भी किया था। बचपन में जब हम लोगों ने छोटे में रामायण देखा था ना, बचपन में नहीं, छोटे में रामायण देखा था तो उस समय समझ में नहीं आया था
लेकिन दोबारा लॉकडाउन में देखा ना, तो बहुत सारा चीज़ समझ में आया कि नहीं, धृतराष्ट्र ने बहुत सारा चीज़ गलत भी किया। धृतराष्ट्र उस समय तो उतना समझ में नहीं आया था। टर्न अ डेफ ईयर मतलब अनसुना कर देना। मतलब नहीं, महाभारत, रामायण और महाभारत दोनों की बात बोल रही हूँ। कि जब हम लोगों ने छोटे में जब उस समय जब रामायण महाभारत देखा था ना, तो उस समय हमारा पर्सपेक्टिव अलग था, लेकिन अब हम लोग का बहुत सारा नजरिया बदल गया है। तो लगता है कि अरे ये तो सिंपैथी ले रहा है। धृतराष्ट्र तो अटेंशन सीकर और सिंपैथी लिया था अंधेपन के डिसगाइज में, इन द डिसगाइज ऑफ अ ब्लाइंड सिंपैथी ले रहा है, गलत किया। टर्न अ डेफ ईयर मतलब अनसुना कर देना। हीड का मतलब क्या है? हीड, हेड मत समझ लेना, हीड, पे हीड टू का मतलब है पे अटेंशन टू। हीड का मतलब होता है अटेंशन देना, और हीडफुल लोग वो होते हैं ना जो बहुत केयरफुल होते हैं, अटेंटिव होते हैं। और हीडलेस, अरे यहाँ पे हीडफुल, ये सब वर्ड्स आपको मिलने वाला है। हीडफुल मतलब बहुत केयरफुल होता है, और हीडलेस, हीडलेस मतलब केयरलेस। तो हीड का मतलब होता है अटेंशन देना। यहाँ पे नो अटेंशन, नो अटेंशन दिया, इसका मतलब क्या है? अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दिया। अगर आपके घर में कोई आता है या आप किसी परफॉर्मेंस देखने गए, तो वार्म रिस्पॉन्स दिया, गर्म जोशी के साथ रिस्पॉन्स दिया, बोलते हैं वार्म वेलकम, ही वाज गिवन अ वेरी वार्म वेलकम, मतलब सब लोगों ने एकदम उनको जोश के साथ उनका वेलकम किया, बहुत वार्म रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। और कोल्ड रिस्पॉन्स का मतलब है, कोल्ड का मतलब तो ठंडा ठंडा रिस्पॉन्स, मतलब कुछ खास अटेंशन नहीं दिया, सबने उसको ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, इग्नोर। और एक होता है ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स, ल्यूकवार्म का मतलब है गुनगुना। देखो यहाँ वार्म रिस्पॉन्स तो मतलब बहुत ज्यादा गर्मजोशी से, और ये तो इग्नोर कर दिया। ल्यूकवार्म मतलब गुनगुना ना, ठीक ठाक मॉडरेट, ना बहुत खराब भी था ना बहुत अच्छा ही था, और ये तो एकदम इग्नोर कर दिया, ठीक है। वाटर अंडर द ब्रिज, हाँ तब तक किसी काम को इग्नोर करना ना जब तक की जरूरत ना पड़े। गुनगुना रिस्पॉन्स ठीक है, उतना भी कोई खास नहीं था, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, उतना भी खराब भी नहीं था, उतना भी अच्छा नहीं था, ठीक ठाक ही था, चलो ठीक है। सबको कैटेगरी में रखते हैं हम लोग के घर में रिलेटिव्स आते हैं ना, तो बहुत बहुत लोग को हम लोगों ने वार्म की कैटेगरी में रखा है, बहुत लोगों को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, कोल्ड में रखा है, और बहुत लोगों को वीवो में भी रख देते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आए हैं अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। गिव अ कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर देना ना, मैंने कोल्ड वाला शोल्डर देना, किसी को शोल्डर दे रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे कंधे पे रो सकते हो, बट कोल्ड शोल्डर देना मतलब देने अनदेखा कर देना। टर्न्स वन बैक, अपना बैक दिखा देना, इग्नोर कर देना, ध्यान नहीं देना। नानी घर वाले को नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, नानी घर वाले को कोल्ड रिस्पॉन्स, वो तो डिपेंड करता है कि आपका उससे क्या रिलेशन है, कैसी बॉन्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। लेट समवन ऑफ विथ, किसी को लेट ऑफ कर देना, लेट ऑफ कर देना मतलब उसकी गलती को इग्नोर करके, एक लेट ऑफ का मतलब ना, एक लेट ऑफ का मतलब होता है रिलीज करना, लेट ऑफ का रिलीज करना, तो किसी की गलती को इग्नोर करके रिलीज करना। जो बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन, गॉन मतलब जो बीत गया सो बीत गया, उसको इग्नोर करो। मूवी में सुना होगा, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, बायगॉन, गॉन गॉन मतलब चला गया, बीत गया सो बीत गया, और उसे इग्नोर करो, उससे बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं। जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ो, आगे बढ़ो, बाकी सबको इग्नोर करो और आगे बढ़ो, मिट्टी डालो वहाँ, बात गई। वाटर अंडर द ब्रिज भी किसी से मिलते ही जुलता है, तब तक किसी काम को इग्नोर करते रहना जब तक जरूरत ना पड़े। और एग्जामिन करना मतलब ऑल ईयर्स या लेंड मी योर ईयर्स, या तो डेफ, डेफ ईयर बोले ना, बहरे बंदे हो क्या, मेरी बात को इग्नोर कर रहे हो। और ऑल ईयर्स मतलब सब लोग कान लगा के सुन रहे हैं, अपने अपने ईयर्स मुझे दे दो, लेंड योर ईयर्स, अपने अपने कान मुझे दो, अपने अपने कान मुझे दो, मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान ध्यान देना। न्यूज़पेपर में देखते हो कि कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पे कुछ हो गया, द प्राइम मिनिस्टर या कोई भी सीएम टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक ऑफ, मुआयना वर्ड सुना है ना, मुआयना किया मतलब बहुत ज्यादा जांच पड़ताल ठीक से किया। टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, जो स्थिति है उसका मुआयना करना, ये न्यूज़पेपर में अक्सर मिलता है। मुआवजा नहीं होता है, मुआवजा तो अलग है, मुआवजा तो एक्सग्रेशिया को बोलते हैं, मुआवजा मिला एक्सग्रेशिया वो तो अलग। टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन मतलब जो भी स्थिति है उसका मुआयना करना, टेक स्टॉक ऑफ। रन डाउन का मतलब होता है इग्नोर से ज्यादा रिजेक्ट होता है। कीप एन आई ऑन, ये आपका ना उसमें आ जाता है, वन इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कीप आई एट लगा देंगे, लेकिन एट मत लगाना, कीप एन आई ऑन या कीप अ वेदर आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब नजर रखना, नजर नजर, किसी पे नजर रखे हुए हो, बहुत वही एग्जामिन का मतलब क्या है, केयरफुल है, किसी चीज को रिलेटेड टू एग्जाम, तो बहुत केयरफुली किसी चीज को एग्जामिन करना, देखना, नजर रखना, आगे साइड रखना। लेंड मी योर ईयर्स, अपने अपने कान मुझे दो, मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ऑल ईयर्स, ये सब केयरफुल का है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वीक में शायद एक और हम लोग टेस्ट करेंगे, रिटरेटिव कुछ। नेक्स्ट वाला आ जाओ, नेक्स्ट इज प्यूनिटिव। प्यूनिटिव वर्ड को कैसे याद करोगे? प्यूनिटिव का मतलब होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसकी हिंदी देखिए, हिंदी देखिए क्या है, दंडा, दंडात्मक क्या है, पनिशेबल, हाँ तो मतलब हिंदी बताइए, दंडनीय, दंडनीय लिख लो, दंडनीय वाला, दंडनीय अपराध, अपराध, जो मेट्रो ट्रैक को हिंदी में बोलते हैं ना, मेट्रो में क्या है, दंडनीय, पनिशेबल, पनिशेबल, हाँ। तो प्यूनिटिव को याद रखो, कैसे याद रखोगे उसको? इंडियन पीनल कोड तो याद है, आईपीसी, आईपीसी इज इंडियन पीनल कोड, पीनल कोड से याद रखोगे, या पेनल को याद रखोगे, या पेनल्टी, आपको पेनल्टी भरना होता है ना, पेनल्टी भी तो एक तरह का पनिशमेंट ही होता है, पेनल्टी भी तो पनिशमेंट ही है ना, ये भी तो पनिशमेंट ही है। तो प्यूनिटी को कैसे याद रखोगे? प्यूनिटी, प्यूनी से प्यूनिटी, प्यूनिटी को ऐसे भी याद कर सकते हो, प्यूनी, प्यूनी में पनिशमेंट भी होता है, पनिशमेंट में भी प्यूनी होता है, पनिशमेंट,
पुनीत को पनिशमेंट मिला। अच्छा, पुनीत पुनीत को पनिशमेंट मिला, पुनीत ने गलत काम किया था। पीने की वजह से, पी के गाड़ी चला रहा था, उसको पनिशमेंट मिला। पनिशमेंट से याद आएगा। फ्रेजर को यूट्यूब से ही करोगे, देश की यूनिटी को भंग करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। कौन है लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार? ये पहली बार सुना है। कौन है पुनीत सुपरस्टार? किसमें है पुनीत? पापा से पनिशमेंट मिला, पुनीत को पनिशमेंट मिला, या पनिशमेंट से याद हो? पनिशमेंट पनिशमेंट। तो पीनल कोड के तहत, इंडियन पीनल कोड के तहत उसको पनिशमेंट दिया गया। पीनल कोड क्या करो, पेनल्टी से, पेनल्टी। पनिशिंग तो पता है, रिवेंज का मतलब ये बदला लेके पनिश करना। उस दिन मैंने आपको करवाया था ना डिसिप्लिन। इस डिसिप्लिन वर्ड का डिसिप्लिनरी से कोई लेना देना नहीं है, दोनों दोनों अलग है। अगर डिसिप्लिन में अनुशासन, अगर डिसिप्लिन में नहीं रहोगे ना तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब दंडनीय है। एंटोनी बहुत खूबसूरत है। रेट्रीब्यूटिव, अच्छा रेट्रीब्यूटिव वर्ड को याद कैसे करो? रेट्रीब्यूशन वर्ड हो या रेट्रीब्यूटिव हो, मतलब दोनों का सेम है, एक नाउन है और एक एडजेक्टिव। याद करो, ट्रिब्यूट। आप अपनी नेशन को ट्रिब्यूट मतलब रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना तो पनिश किया जाएगा। पुनः पुनः आप ट्रिब्यूट नहीं दोगे, पनिश मतलब रिस्पेक्ट नहीं करोगे, ट्रिब्यूट नहीं दिया तो उसको पनिशमेंट मिला। और रिटेलिएट करने का भी पलट कर जवाब देना, रिवेंज लेना, बदला लेने में भी पनिशमेंट ही दे रहे हैं वो तो रिटेलिएट करना, पलट कर वार करना। हाँ, और ट्रिब्यूनल कोर्ट भी होता है, सही बोला है। ट्रिब्यूनल पनिशमेंट, ट्रिब्यूनल खास कोर्ट बनाया, खास केसेस के लिए ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाया गया। ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाया गया और उसको दंड दिया गया। कम ऑफेंस का वो करेंगे, वो वाला तो अभी बचा है। वो वाला जो हमने किया है ना, कम ऑफेंस अभी अभी बाद में है। कम यूपी आओ, उसके बाद में तुम्हारा एनकाउंटर करता हूँ, वो बचा है पीछे है। तो ये तो किसी को दंड देना, और ये तो दंड देने का उल्टा क्या है? इतना सारा हमने किया है। पार्डन कर देना, पार्डन का दो मतलब होता है। एक पार्डन का मतलब है रिपीट करना, किसी को पार्डनेबल, माफ कर दिया। एब्सॉल्व, ये कितना सी चीज बताया ना, किसी को मुक्त करना, दोष मुक्त करना इज एब्सॉल्व करना। ये तो पहले भी किया, किसी को क्विट कर दिया है, छोड़ दिया, क्विट कर दिया, छोड़ दिया। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब भी होता है बरी कर देना, माफ कर देना। किसी को एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट कल्प का मतलब होता है ना, कल्प का मतलब होता है दोषी। ठीक है, एक मिनट में लाऊंगी, ये सब भी लिखते जाइएगा। तो कल्पेट, कल्पेट में भी दोषी है। और एक होता है एक्सकल्पेट, तो कल्पेट में भी तो दोषी है। एक्सकल्पेट मतलब एक्सबार कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। और एक वर्ड होता है इनकल्पेट, इनकल्पेट इज दोषी करार देना। इन मतलब अंदर दोषी वाले दायरे में लाना। एक्स कर दिया मतलब उसको दोष से बाहर कर दिया, मुक्त कर दिया। एक्स का मतलब भी यहाँ बाहर कर देना, रिमूव कर देना। एक्सकल्पेट इज बरी करना और इनकल्पेट इज दोषी। एक्स को एक्सकल्पेट कर दिया, मक में आया था कल। ये वर्ड याद है, ये वर्ड एकदम याद कर लो। एकदम कल्प वर्ड से 3 वर्ड, मतलब वैसे 2 वर्ड याद रखो। कल्प से याद कर लो, एक है कल्पेट, कल्पेट में भी कल्प वर्ड है। कल्प वर्ड ना दोष दोष ब्लेम से रिलेटेड है, ब्लेम लगाना। और इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्सकल्पेट करना मतलब दोष से मुक्त करना, बरी करना, फ्री, फ्री ऑफ ब्लेम, चार्जेस मुक्त कर दिया। कल्प्रिट इज दोषी, अरे यही तो इस केस में मेन कल्प्रिट है, मेन अक्यूज, मेन दोषी तो यही है। और इन कल्प्रिट इज किसी को दोषी करार देना, किसी को अक्यूज करना, आरोप लगाना, दोष लगाना, अक्यूज करना। इनकलकेट अलग होता है। आपको कुछ इनकल, अच्छा ये भी कंफ्यूज हो सकता है। इनकलकेट, अपने 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 अंदर अच्छे अच्छे हैबिट्स को इनकलकेट करो, मतलब अपने 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 अंदर अच्छे अच्छे हैबिट्स डालो, इंस्टिल करो, अच्छे अच्छे अपने अंदर हैबिट्स को डेवलप करो, ऐड करो, डेवलप करो। वो इनकलकेट है, केट, और ये है पेट, एक्सकल्पेट, इनकल्पेट। हाँ, तो नेक्स्ट वाला देखो। ठीक है, ये हो गया। कंडोल तो उस दिन बता ही रही थी। ठीक है, कंडोल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कंडोल करना मतलब किसी की गलती को इग्नोर करके उसको माफ कर देना। और रिवॉर्ड करना, उसको तारीफ करना, प्राइज देना, और ये तो पनिश करना। पार्डन बता ही दिया। अक्विट, एब्सॉल्व का मतलब है अब केस सॉल्व हो गया। एब्सॉल्व को क्या करो, अब केस सॉल्व हो गया, अब सॉल्व हो गया, इसको बरी कर दो। अक्विट का मतलब इसको छोड़ दो। एक्सकल्पेट बता दिया। एक्सोनरेट का मतलब, हाँ ये सब तो वेनियल भी कर सकते हैं। ये भी कर दो वेनियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको लिखिए, इसका मतलब भी होता है क्षम्य, पार्डनेबल। लेकिन एक ना ये भी वर्ड होता है, यहाँ भी कंफ्यूज हो सकता है। लिखो, पहले लिख लीजिए। पार्डन करने का ना, माफ करने का, और दोषी का मैंने अलग से भी शायद करवाया है। मोस्ट रिपीटेड वो टैब में करवाया है, और इसमें भी है अलग से। दोनों वर्ड को एकदम दिमाग में स्कैन कर लीजिए। दोनों वर्ड को, वीनियल, NIAL, ये तो पार्डनेबल, क्षमा किया जा सकता है, पनिशेबल नहीं है, क्षमा कर दो, पार्डन कर दो, माफ कर दो। और ये का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत करप्ट होते हैं, ओके, बहुत करप्ट लोग को बोलते हैं, इमोरल, अनैतिक करप्ट लोग, कंफ्यूज मत होना। ये तो पार्डनेबल है। और ये तुच्छ व्यक्ति है, अभी आएगा कुछ और वो सब भी आएगा। और किसी को दोषी देना और किसी को दोषमुक्त करना, इसके पीछे भी बहुत अच्छे से बना हुआ है, बहुत ज्यादा ज्यादा मैंने किया है। दोषमुक्त करना और दोषी करार है, अभी और है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये माफ करना और ये तो करप्ट।
पार्डन कर दिया, अब केस सॉल्व हो गया, उसको दुष्मुक्त करो, क्विट करो। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट को पहले कैसे याद करना है? ऑब तो नेगेटिव सेंस में ही है। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मतलब है नामो निशान मिटा देना, मतलब वॉश अवे, वॉश आउट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, वॉश आउट कर देना, वॉश आउट नामो तबाह कर देना, धरती से उसका नामो निशान मिटा देना। तो कैसे याद करोगे? ऑब्लिटरेट, वाइप आउट कर देना। अरे हाँ, अपनी एक्स को एक पंच मार के बाहर कर दिया। एक्सटर्पेट भी है, क्या है इसका नामो निशान हटाया है? अच्छा ट्रीट नहीं दिया, अच्छा ट्रीट नहीं दिया उसको, अब देखे तो लग रहा है नेगेटिव वर्ड है। अब लिटरेट, हाँ, ये तो डायरेक्ट याद है, इलिटरेट है। ऑब्लिटरेट को याद करो, इलिटरेट, जो इलिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उसको हटाओ, हटाओ यहाँ से, इलिटरेट है, इसको यहाँ से हटाओ। अगर अगर लिटरेसी रेट रहेगी ना, लिटरेसी का रेट, ऐसे भी कर सकते हो, लिटरेसी रेट अगर रहेगा तो धरती से सारा क्राइम हट जाएगा। याद करने के लिए, वैसे पढ़े लिखे लोग ही सब फैला रहे हैं। ओके, लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट मतलब लोग पढ़े लिखे लोगों का रेट रहेगा तो धरती से गलत करप्शन का नामो निशान मिट जाएगा। तो इलिटरेट करना मतलब नामो निशान मिटा देना। वाइप, वाइप अवे अलग है, जैसे वाइप अवे, वाइप अवे का मतलब होता है पोंछना। ओके, किसी के आंसू वगैरह को पोंछ रहे हो, वाइप अवे। कुछ आपके टेबल पे गिर गया, वाइप अवे कर रहे हो। वाइप आउट का मतलब होता है उसको एकदम तबाह करके उसका नामो निशान आउट कर देना, हटा देना। तो वाइप आउट पता ही आपको। एक्स, हाँ ये तो बच्चों ने बताया था। अपनी एक्स को एक पंच, एक्स वन, अपनी एक्स को एक पंच लगाकर अपने लाइफ से हटा दिया, हटा दिया, वॉश आउट कर दिया, वॉश आउट कर दिया। राम जी ने शक्ल बिगाड़ दी है। और एनी, वॉश आउट कर लिया, एनी से भी याद कर सकते हैं। एनी ही लेट, एनी, एनी लेट का मतलब ये तबाह कर देना। एनी लेट से आई, एनी अपने डेट पर लेट से आई और सारा रिलेशनशिप को खत्म कर दिया। लेट से आ गया, सारा चीज बर्बाद हो गया। डिमोलिश तो पता ही है। एक्स टर्मिनेट, टर्मिनेट करना मतलब ये एकदम एंड करना, हटा देना, हटा देना। डिस्ट्रॉय तो पता है, उसने जिन जाकर अपना एक्स्ट्रा पेट, एक्स्ट्रा पेट, एक्स्ट्रा पेट का मतलब ये होता है रिमूव करना, डिस्ट्रॉय करना, हटा देना। जिन जाकर एक्स्ट्रा पेट हटा दिया। एनी अपनी ही डेट पर लेट से आई, हाँ, और सारा खत्म कर दिया रिलेशनशिप को। रैबिज, रैबिज का मतलब भी होता है destroy कर देना। कैसे याद रखोगे रैबिज को? उसने सैवेज रिप्लाई दिया, सैवेज मतलब एकदम अनसिविलाइज्ड, असभ्य तरीके से रिप्लाई दिया और सारा रिलेशनशिप खत्म कर दिया। रेस, रेजर होता है ना, मेन लोग क्या रेजर से अपना बियर्ड डाई वगैरह साफ करते हो, रेस करके दाढ़ी वगैरह को हटा दिया, अबॉलिश कर दिया, ये तो पता है। इरेडिकेट, पोलियो को इरेडिकेट कर दिया गया, ये रेजर से हटाते हैं। रावण का पुतला लगाकर डिस्ट्रक्शन करते हैं, इफेस कर दिया। राम जी ने रावण का तुम शक्ल बिगाड़ दिया, राम शक्ल कर दिया है, अभी और भी करेंगे हम। राम शक्ल का मतलब भी होता है डिस्ट्रॉय करना। राम जी ने शक्ल बिगाड़ दिया, तबाह कर दिया, राम शक्ल। एनिमेशन ऑफ कास्ट बाय बी आर अम्बेडकर। तो चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वाइप आउट तो पता है, देखो वाइप आउट करना मतलब धरती से एकदम हटा देना, वॉश आउट हो गया। वॉश आउट का मतलब ये है वाइप आउट, तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, निशान हटा दिया। ठीक है, एक्सपंज अगर ये आ गया तो कैसे याद करोगे? हाँ, अपनी पंच, अपनी एक्स को एक पंच लगाकर उसको लाइफ से बाहर कर दिया, एक पंच लगाकर लाइफ से हटा दिया। एनी, एनी अपनी ही डेट पर, एनी ने डेट प्लान किया था और अपनी ही डेट पर लेट से आई और सारा चीज खत्म कर दिया, डिमोलिश कर दिया। और टर्मिनेशन लेटर, अब आपको जैसे ऑफिस में टर्मिनेशन लेटर दे दिया, अब आपकी सेवाएं खत्म, अब आपको ऑफिस से निकाल दिया जाता, बाहर किया जाता, डिस्ट्रॉय। एक्स्ट्रा पेट, एक्स्ट्रा पेट, जिम जाकर अपना एक्स्ट्रा पेट रिमूव कर दिया, हटा दिया। एक्स को टर्मिनेट कर दिया, एक्स को पंच लगा दिया, एक्स को टर्मिनेट कर दिया, सब एक्स को कर दिया, एक्स को व्हाट्सएप से टर्मिनेट कर दिया। रैबिज, रैबिज, रावण ने पूरा लंका को तबाह कर दिया था, रावण ने भी तबाह किया था अपनी गलती की वजह से। ये सैवेज रिप्लाई देकर रैबिज कर दिया, रूट आउट कर दिया। रेजर, रेजर से क्या करते हो, चीजों को रिमूव करते हो, अबॉलिश, इरेडिकेट, पता है। रावण का, और राम शक्ल भी लिख लो, राम जी ने शक्ल बिगाड़ दिया, मतलब राम जी ने शक्ल बिगाड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। राम जी से हमने दो तीन वर्ड याद किया है। एक्स जो होते हैं ना, ये मत समझना आपने एक्स को लाइफ से हटा दिया। एक्स में वो सिर्फ गर्ल ही नहीं होते, कोई गर्ल भी अपने एक्स को हटा सकती है एक पंच देकर। ये जो खुश हो रहे हो ना, तो दूसरा वो भी एक पंच देकर हटा सकती है, वो भी टर्मिनेट कर सकती है। राम जी से हमने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बनाए, राम जी से बहुत अच्छा अच्छा वर्ड बनाया। एक हमने राम जी से वर्ड बनाया है रैमिफिकेशन, एक हमने राम जी से वर्ड बनाया है रैम्पेंट, एक तो राम जी ने शक्ल बिगाड़ा है। और अभी हाल फिलहाल पिछले के पिछले साल प्रीम है, रैमिफाई भी आया था ना, रैमिफाई। हाँ, राम जी का पैंट हर जगह मिल रहा है, राम जी का पैंट हर जगह उपलब्ध है। तो रैम्पेंट का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह प्रचलित है, हर जगह दिख रहा है। राम जी ने तो शक्ल ही बिगाड़ दिया। और रैमिफाई का मतलब क्या है? राम जी और सीता जी रैमिफाई हो गए थे। रैमिफाई का मतलब यूनाइट थोड़ी हुए, सेपरेट हुए थे, सेपरेट, सेपरेट, राम और सीता को अलग कर दिया गया था। रैमिफाई, रैमिफाई का मतलब होता है डिवाइड हो गए थे, दोनों अलग अलग हो गए थे, डिवाइड करना, सेपरेट करना, अलग करना। और मैथ्स रैमिफिकेशन, अब मैंने पेपर तो अटेम्प्ट कर दिया, अब राम जी ही रैमिफिकेशन, राम जी ही बताएंगे कि रिजल्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंस। राम जी ही जाने कि परिणाम क्या होगा। राम जी का पैंट हर जगह है, राम जी ने शक्ल बिगाड़ दिया, राम सीता अलग हो गए थे, डिवाइड। और एक रैम्पेट भी होता है। रैम्पेट का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द रैम्पेट्स ऑफ लाल किला। रैम्पेट का मतलब क्या होता है? अभी अभी तो 26 जनवरी है, क्या होता है?
रैम्पेट का मतलब होता है ना डिफेंसिव वॉल, डिफेंसिव वॉल सीज थोड़ी होता है। किला, किला फ्रॉम द रैम्पेट्स लाल किले से, डिफेंसिव वॉल, फोर्टिफाइड, मजबूत दीवारें, प्राचीर, हाँ भैया, प्राचीर, प्राचीर, प्रोटेक्टर, सेंटिनल, हाँ, सब याद रखा है, वेरी गुड। सैबोटेज तो अलग है थोड़ा। ऑब्लिटरेट करना इस नामो निशान मिटा देना, तबाह कर देना, हटा देना, और ये तो ईज़ी है। ये तबाह कर देना, हटा देने का कोई भी चीज़ बिल्ड करना, निर्माण करना, कोई भी चीज़ तबाह नहीं करना, उसमें पुनः जान डाल देना, प्रोड्यूस करना, डेवलप करना, ये तो ईज़ी है। रैमिफिकेशन वन वर्ड में आया था ना। देखो जब आप वर्ड पावर पढ़ते हो ना, तो कहीं भी आ जाएगा। कहीं वन वर्ड में पूछ दिया, कभी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कुछ भी बोल दिया, कहीं भी पूछ दिया। कल आपका मीन्स का बैच है, कल सैटरडे है ना, तो जो बच्चे मीन्स का बैच करने आते हैं वो आएंगे, लेकिन कल मैंने 11 बजे की जगह 11:30 बजे क्लास रखा है। हाँ, 11:30 बजे, और संडे को भी रखा है 12 12:30 बजे। कल मीन्स का बैच है, पैसेज वगैरह वाला। ए टू जेड प्रैक्टिस आपका यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे है। ये हो गया। अबॉलिश का अभी हमने अबॉलिश का सिनोनिम्स किया, फिर हमने एंटोनिम्स किया। अब इसका इडियम्स कर लो। अबॉलिश करना, नामो निशान मिटा देना, पुट एन एंड टू खत्म करना। मीन्स के मैथ्स टीचर अभिनय सर की एंट्री हो गई है, ठीक है, अभिनय सर आ गए हैं, तो अब मीन्स मीन्स के मैथ्स टीचर आ गए हैं, तो अब क्या दिक्कत है। ब्लो आउट ऑफ द वाटर, ब्लो आउट का मतलब भी वही है, ठीक है। ब्लो आउट ऑफ द वाटर मतलब एकदम ब्लो आउट, नामो निशान बना देना, वॉश आउट करना, वॉश आउट करना। प्ले हैवॉक, हैवॉक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, एकदम तबाह कर देना। गिव समवन द बूट, ठीक है, किसी को गिव समवन द बूट, ये सब का मतलब होता है ना किसी को डिसमिस कर देना। देखो किसी को ना डिसमिस करना, हटा देने का 3 वर्ड याद रखो। डिसमिस कर देना, ऑफिस से भी डिसमिस कर सकते हो, जैसे बोलते हैं ना पिंक स्लिप देना, पिंक स्लिप, ऑफिस में तो डिसमिस कर देना, पिंक स्लिप देना। ओके, हेड्स आर रोलिंग आउट, हाँ, किसी को ऑफिस वगैरह से हेड्स आर रोलिंग आउट, बता रही हूँ, किसी को ऑफिस वगैरह से निकाल देना। गिव समवन, ये सब मुहावरे में बहुत आता है, वॉकिंग पेपर्स। और यहाँ पे सैक और बूट है ना, गिव समवन देयर, गिव समवन द सैक और बूट, गिव समवन देयर, मतलब कुछ भी या देयर लगा देना, इज बूट, या गिव समवन इज सैक, सबका मतलब होता है डिसमिस कर देना, हटा देना, हटा देना। ये आपके वन वर्ड के है, ये आपका जो वन वर्ड नहीं, ये जो मैंने आपको ई बुक दिया है ना इडियम्स वाला, उसमें है पिंक स्लिप दे देना ऑफिस में, पिंक स्लिप दे देना, किसी को ऑफिस में मतलब निकाल देना। हेड्स आर रोलिंग आउट, अब धीरे-धीरे एक लाइन में हेड्स को रोल आउट किया जाएगा, सबको निकाला जाएगा। कोई आया है और आपने उसको पेपर थमा दिया, बेचारा भी चल के आ ही रहा था, उसको पेपर थमा दिया कि चलो ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, तुम डिसमिस हो। बूट देना, बूट देना, सैक देना, सबका मतलब होता है डिसमिस करना। वन वर्ड का भी जल्दी आ जाएगा, वन वर्ड का 1-2 दिन में आ जाएगा, कुछ नया-नया उसमें डलवा रही हूँ। हैवॉक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। सैक से याद रखना, एक होता है ये जो बोरी होती है ना सैक, इससे 2 इडियम आता है, टू हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब है ठंड की वजह से जाके बोरी में सो जाना, सो जाना, सो जाना, ऐसे। और टू गिव समवन सैक, किसी को सैक दे देना, मतलब गिव समवन सैक का मतलब है डिसमिस करना, डिसमिस, किसी को ऑफिस वगैरह, हिट द सैक जाके सो जाना। 40 विंग्स तो झपकी लेना है। देखो जरा इडियम्स का मीनिंग हिंदी में लिखना है, हिंदी में इडियम्स का मतलब चाहिए। हाँ, राख में बदल देना, राख जो ashes होता है ना, रिड्यूस टू एशेस, ही वाज रिड्यूस, मतलब उसका नामो निशान मिटा दिया, उसको तबाह कर दिया, राख बना दिया, धूल में मिला दिया। और डेवलप करने का मतलब है टू राइज लाइक अ फीनिक्स, फीनिक्स का मतलब होता है ना राख से फिर से वापसी करना, फीनिक्स की तरह, मतलब फिर से नया ग्रो करना, ब्रीथ लाइफ टू, जान डाल देना। टर्न द कॉर्नर, टर्न द कॉर्नर का मतलब है उलट-फेर करके फिर से एक नई शुरुआत करना। माइथिकल बर्ड एक फीनिक्स, न्यू वाला है, सारा नया-नया जुड़ा है, सारा नया-नया जुड़ा है, जिसके एग्जाम्स के ओल्ड वाले में कोई साल वाला नहीं था ना, सारा उसमें सब जुड़ा-जुड़ा हुआ आएगा। मतलब 2000 प्री तक 2000 बोल रहे, 2023 आ गया ना, 2022 का लास्ट एग्जाम क्या था? आई थिंक प्री था ना? प्री था, उसका जुड़ा हुआ है, सीजन प्री था। ये हमने इतना कर लिया है, ठीक है। और चलो अब होमोनिम्स कर लेते हैं। एंडेड इन अ फियास्को, फियास्को का मतलब ये डिस्ट्रक्शन। ये ना जिद्दी का मेरे को टाइम लगने वाला है, और जिद्दी के वर्ड्स में मुझे 15-20 मिनट लगेगा, ठीक है। परटिनेशियस का मतलब जिद्दी, और जिद्दी के वर्ड्स ना हड़बड़ी में नहीं करना है, मतलब जिद्दी का कोई एक ना एक वर्ड तो एग्जाम में एक ना एक क्या 40 सेट आता है ना, 40 सेट में कभी 5 सेट में तो जिद्दी वाला वर्ड रहेगा, उसको डिटेल में करना है। जिद्दी का वर्ड, जिद्दी का देखो कितने सारे वर्ड्स है, कोई भी आ सकता है। जिद्दी के करीब हमने 21 वर्ड्स लिख रखा है, 21 वर्ड्स को कैसे याद करना है बताऊंगी। फिर जिद्दी का, जो लोग जिद्दी नहीं होते उसका 10 वर्ड है, तो टाइम लगेगा, ये टाइम लगने वाला है, इससे बेटर है कि हम होमोनिम्स कर लेते हैं। कौन सा हाईकोर्ट वो क्या आपका अजीब वर्ड मेरे को दिखाना, तो आपको कौन सा अजीब लगा और यहाँ पे नहीं है। हाईकोर्ट में अजीब वर्ड दिया है जो मेरे को दिखाना है एक बार, यहाँ पे नहीं है, आपको बस याद नहीं है, इसका मतलब अजीब है। कि मैंने इंटरेस्टेड और वो सब करवा दिया था। इंटरेस्टेड मतलब जो रुचि नहीं लेते, और मतलब जो इंटरेस्ट लेते हैं, और ये अनइंटरेस्टेड जो रुचि नहीं लेते, और डिसइंटरेस्टेड मतलब जो पक्षपात नहीं करते, यहाँ तक कर दिया था। 6 तक हो गया, अब हम होमोनिम्स करेंगे। होमोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट। एक है
प्रोडिजी, चाइल्ड प्रोडिजी बोलते हैं। एक होता है प्रोडिगल और एक होता है प्रोडिजियस। ये होमोनिम्स भी आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आ जाएगा, आपको स्कैन करो। बोलते हैं ना चाइल्ड प्रोडिजी, ऐसा वर्ड सुना होगा, चाइल्ड प्रोडिजी का भी ऐसा सुना होगा, वो बच्चा जो बहुत कम एज में टैलेंटेड है, ठीक है, वो बच्चा ना जो बहुत कम एज में टैलेंटेड हो जाता है, आपने देखा होगा कई बच्चे 12-13 साल में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो जाते हैं, तो प्रोडिजी का मतलब होता है वही टैलेंटेड, टैलेंटेड बच्चा वो टैलेंटेड एट वेरी अर्ली एज। प्रोडिजी क्लासेस भी होते हैं ना, आपको टैलेंटेड बनाता है। कोटा फैक्ट्री में प्रोडिगल, प्रोडिगल लोग वो होते हैं जो बहुत खर्चीले होते हैं, प्रोडिगल मतलब खर्चीला। और प्रोडिजियस, प्रोडिजियस का मतलब है कोई भी चीज बहुत बड़ा विशाल। खर्चीला लिखो, खर्चीला जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, हिंदी में लिखते जाइए, ये खर्चीला का लिख लो। ओके, हु स्पेंड्स, वन हु स्पेंड्स केयरलेसली, मतलब बहुत ध्यान से केयरलेसली स्पेंड करता है, सोच समझ के स्पेंड नहीं करता, खर्चीला। एक्स्ट्रावेगेंट है, लिख लिया। अभी तो हम लोग प्रोडिगल का आपको बहुत सारे वर्ड्स करेंगे। पहले तो कंजूस वाला, कंजूस वाला क्या क्या बताया है? एक तो जो लोग माइजर होते हैं, माइजर, माइजर, माइजर का मतलब है कंजूस। कंजूस के वर्ड्स बताइए। जो लोग बहुत कंजूस होते हैं, आप सिनोनिम्स बताइए, लिख लीजिएगा कॉपी में। जो लोग बहुत कंजूस होते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा जो स्टिंजी होते हैं, कंजूस, बहुत मीन होते हैं, हाँ, बहुत फ्रूगल होते हैं, सोच समझ के बहुत कम खर्च करते हैं, फ्रूगल। और क्या है? किफायती, किफायती थोड़ा पॉजिटिव हो गया, ये करते हैं बट कम करते हैं। थ्रिफ्टी होते हैं, ये सब एग्जाम्स में फेवरेट है, थ्रिफ्टी। और पारसी लोग बताया था ना, जो पारसी होते हैं वो बहुत कंजूस होते हैं, याद करने के लिए। पारसी मुंह नहीं है, रतन टाटा कंजूस थोड़ी, तुमको दे तो बड़ा। निगाडली भी तो करवाया है, कंजूस का निगाडली, निगाडली। जो स्लाइड में नहीं है उसको लिखना है, निगाडली, कंजूस। ठीक है, ये लोग जो कंजूस होते हैं, ठीक है। स्टिंजी याद रखना, जो लोग बहुत कम खर्च करते हैं, बहुत मीन, मीन का तो बहुत मतलब होता है, तुच्छ काम खर्चीले लोग, स्टिंजी। फ्रूगल होते हैं, किफायती होते हैं, थ्रिफ्टी होते हैं, पार्सिमोनियस होते हैं, निगाडली तो लिखी दिया है। और जो लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये लिखना है। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रा खर्च करता है, एक्स्ट्रावेगेंट होता है। दूसरा, बहुत लैविश होता है। और जो लोग बहुत कम खर्च करते हैं ना, उसको क्लोज फिस्टेड भी बोलते हैं। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, जो मुट्ठी बांध के खर्च करते हैं, क्लोज फिस्टेड होते हैं, कम खर्च करते हैं। और लैविश, और ये एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं। और ये तो थ्रिफ्टी होते हैं, कंजूस। और ये तो स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, थ्रिफ्ट, ठीक है। और जो लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं उसी को प्रोडिगल भी बोलते हैं, खर्चीले लोग, खर्चीले, खर्चीले। और इसका एक वर्ड आता है, आपके एग्जाम्स में कई बार आया, प्रोफ्लिगेट, ठीक है, तो ये बगल में लिख लेना। ये प्रोफ्लिगेट दोनों दो मीनिंग आता है। एक प्रोफ्लिगेट का मतलब है खर्चीला, जो लोग बहुत खर्च करते हैं, और एक प्रोफ्लिगेट का मतलब ना करप्ट भी होता है। आप देख रहे हैं ना कि ऑप्शन में दोनों तो नहीं आएगा, बिकॉज इसका दोनों मतलब निकलता है। जो लोग ना बहुत करप्ट, गलत गलत चीजों में बहुत पैसे खर्च करते हैं, करप्ट होते हैं। तो ये भी देख लेना, देख, दोनों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों मीनिंग, दोनों में से कोई एक वाला मीनिंग आया। कई बार ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसका दो मीनिंग होता है। ज्यादा खर्चा करता है, करप्ट है। आपको याद होगा कि एक हाल फिलहाल में ना एक रिजर्वेशन बोर्ड आया है, रिजर्वेशन बोर्ड आया है, और उसके ऑप्शन में डाउट भी था, और किसी बच्चे ने डाउट ऑप्शन टिक ही नहीं किया, किसी ने डाउट ऑप्शन नहीं किया, क्योंकि रिजर्वेशन में तो एक तो वो जो रिजर्वेशन होता है जॉब में, वो वाला, ये रिजर्वेशन का मतलब डाउट भी होता है। ओके, टिकट वाला होता है, जैसे मैंने बोला, विदाउट एनी रिजर्वेशन, विदाउट एनी रिजर्वेशन मतलब विदाउट एनी डाउट, इज गिविंग फॉर्म्स पीपल्स। तो कभी कभी एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, और दोनों वर्ड एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। एक प्रोफिट का मतलब बहुत खर्चीला और एक करप्ट होता है, लिख लेना इसको। पारसी लोग बहुत कंजूस होते हैं, मुट्ठी बांध के खर्च करना। इकोनॉमिकल मतलब बहुत किफायती, फ्रूगल, निगारली। प्रोफिट का मतलब होता है इंक्रीज होना, जीरो इन फोकस करना। तो यही वाला था। प्रोडिगल का मतलब होता है, प्रोडिगल इज खर्चीला, और खर्चीले का मैंने सारा वर्ड सिखा दिया, जो एक्स्ट्रा वैलेंट होता है, खर्चीला लिख लेना। प्रोडिजियस भी आएगा, प्रोडिजियस का मतलब है कोई भी चीज बहुत विशाल, और प्रोडिजी का मतलब बच्चा जो बहुत टैलेंटेड है, ठीक है। ये प्रोडिजियस वर्ड ना जब में करोसल आएगा पीछे, करोसल का मतलब होता है बहुत विशाल, आएगा। करोसल एक काजल होता है, लड़कियां काजल क्यों लगाती है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी दिखे, उसमें हम लोग प्रोडिजियस करेंगे, विशाल, विशाल, मैसिव। करोसल काजल होता है, लैक्मे का है ना, लैक्मे का करोसल है। इसमें बहुत सारा आएगा, एलिफेंटाइन, बेहीमोथ, गार्गेंटुअन, बहुत सारा आएगा, पीछे होगा। लड़के भी काजल लगाते हैं। इसमें लड़कियों का रहस्य क्या है? काजल लगाने से आपका आई सुंदर लगता है, वो लगाते हैं। वो जो जो टीवी सीरियल्स और मूवीज में ना, हमको थोड़ी पता चलता है। लड़कों को भी कुछ आँख-वाँख का काजल-वाजल देते हैं, उनका थोड़ा अलग स्टाइल होता है। लड़के भी लगाते हैं, उनका अलग स्टाइल मेकअप होता है। उनको अलग, हाँ, लड़के स्मोकी आईज़ करते हैं। उनको तो एक घूसा लगेगा, एक स्मोकी आई जैसे ही हो जाएगा, स्मोकी आईज़। तो प्रोडिजी का मतलब होता है अर्ली, बच्चा कम एज में ही टैलेंटेड हो गया। प्रोडिजी का मतलब बहुत विशाल, प्रोडिगल। विलेज में अच्छा, फेस्टिवल में ही, दिवाली में तो काजल लगाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, कभी भी लगा सकते हो। शी वाज़ अ चाइल्ड प्रोडिजी, गिविंग कंसर्ट्स बिफोर शी वाज़ अ टीनेजर। मतलब 12-13 साल की उम्र के पहले से ही वो कंसर्ट्स, म्यूजिकल कंसर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। चाइल्ड प्रोडिजी मतलब बहुत टैलेंटेड है बचपन से ही। डिस्पाइट हिज डिसेबिलिटी, मतलब इतने सारे डिसेबिलिटी, इतनी सारी कमी होने के बावजूद भी ना उसके पास बहुत सारे प्रोडिजियस टैलेंट, प्रोडिजियस का मतलब है बहुत ह्यूज टैलेंट है।
और प्रोडिगल एक्टिविटीज़ मतलब ये जो वेस्टफुल वेस्टफुल मतलब पैसे बर्बाद करने वाली चीज़ है ना, बॉय को प्रॉब्लम में डाल दिया। प्रोडिगल का मतलब खर्चीला एक्टिविटीज़ की वजह से बेचारा प्रॉब्लम में आ गया। काजल काजल पहले ज़माने में तो बहुत अच्छा वाला काजल लगाते थे, अभी तो काजल बहुत महँगा हो गया है। ये क्या है? ओह माय गॉड! ऐसे फ़ोटोज़ मत भेजो। ये कौन है? ये तो पहले मतलब इसको तो कॉम्प्लीमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट दोनों का प्रोनंसिएशन सेम है, होमोनिम है। दोनों का प्रोनंसिएशन सेम है बट दोनों का स्पेलिंग अलग है। पीएलआई और ये पीएलई। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कंप्लीट करना, पूरक। एक दूसरे का पूरक मतलब एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है, एक दूसरे को कंप्लीट करता है। ठीक है? तो देखो टू मेक समथिंग कोई भी चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, एक के बिना दूसरा अधूरा है, छोले-भटूरे, पाव-भाजी, क्या है, लिट्टी-चोखा, ये एक दूसरे के पूरक है। कभी-कभी आप कभी कोई ड्रेस पहनते हो और उससे रिलेटेड कोई अच्छा इयररिंग्स वगैरह पहन लिया गर्ल्स, तो आपकी ब्यूटी को कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब आपकी ब्यूटी को कंप्लीट कर दे रहा है। राम जी के बिना सीता जी, वैसा भी कोई खास नहीं था, सीता जी के भी कुछ छोड़ ही दिया था राम जी ने। कंप्लेसेंट का मतलब तो सैटिस्फैक्शन है। कंप्लेसेंट में तो ब्लैक लगा है, ब्लैक सैटिस्फाइड अपने आप को प्लीज़ करना। राधा कृष्ण और भगवान को छोड़ो ना, अपनी लाइफ में सिंपल-सिंपल कोई चीज़ लाओ। जैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जैसे जैसे किसी ने बहुत सुंदर सी ड्रेस पहन लिया और लड़कों का बता रही है, लड़कियों का छोड़ो। अच्छे से आपने ग्लासेस लगा लिया, गॉगल्स डाल दिया, तो यार ये तो इसके स्मार्टनेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये तो पूरक हो गया, ये पहन लिया और अच्छा लग रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट इज़ पूरक। मैन इज़ अ कॉम्प्लीमेंट टू वुमेन। मैन के बिना वुमेन अधूरा है, वुमेन के बिना मैन। बोथ ऑफ देम दे कंप्लीट ईच अदर। समोसा चटनी। तो चलो इधर पे खत्म करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट करना मतलब तारीफ करना। ये कॉम्प्लीमेंट करना इज़ तारीफ करना। उसकी ब्यूटी को लेकर उसने उसकी तारीफ की। और मैन इज़ अ कॉम्प्लीमेंट टू वुमेन। मैन और वुमेन एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के बिना दोनों इनकम्प्लीट है। द ब्लू कलर कॉम्प्लीमेंट्स द वार्म येलो कलर। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है ना, देखो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर लगाया और यहाँ पे येलो है, तो ये दोनों कलर एक दूसरे की पूर्ति कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, मतलब दोनों मिलकर इसकी ब्यूटी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट के सेंस में। ओके, ब्रेड एंड बटर इतना भी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। चलिए अब क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, क्लास का टाइम हो गया है।